पॉस्को एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने वाले राहुल गांधी और उनके साथ यही काम करने वाले कांग्रेस के नेता शायद यही मानकर चल रहे हैं कि देश का कोई कानून उन पर लागू नहीं हो सकता। वे सारे नियम कानूनों से ऊपर हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर जब राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया तो वे आपे से बाहर हो गए। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी वही सब किया जो राहुल गांधी ने किया। नतीजा सबके सामने है कि कांग्रेसी नेताओं और पूरी पार्टी का अकाउंट अब लॉक है और राहुल गांधी छटपटाहट और खींच में सरकार से लेकर ट्विटर तक अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। राहुल कहते हैं कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करके वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति तय करने लगी है और एक राजनेता के तौर पर मुझे ये पसंद नहीं। राहुल ने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, मीडिया पर नियंत्रण है और मुझे लगा कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है। गांधी ने पूछा कि ट्विटर एक पक्षपाती प्लेटफॉर्म है और ये सरकार की बात सुनता है। एक भारतीय के रूप में हमें ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम ऐसी कंपनीज को स्वीकार करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सरकार की मानती हैं? क्या हम कंपनीज को हमारी राजनीति तय करने देंगे? क्या यही होने वाला है या हम खुद अपनी राजनीति तय करेंगे? राहुल ने एक नाबालिग लड़की के माता पिता की तस्वीर पोस्ट की थी। बच्ची की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। कानूनन नाबालिग पीड़ित और आरोपी की तस्वीर या पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। राहुल वाले केस में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी दखल दिया। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम से कहा कि वे राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई करें। ट्विटर ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव अजय माकन, जितेंद्र सिंह समेत 23 अन्य नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स लॉक कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटने में उसका साथ दे रहा है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के नियम सभी लोगों के लिए विवेकपूर्ण और निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई ऐसे ट्वीट्स को लेकर अति सक्रिय कदम उठाए हैं जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाली तस्वीर पोस्ट की गई थी। आगे भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ सूचनाओं में दूसरों के मुकाबले अधिक जोखिम होता है और हमारा लक्ष्य व्यक्तियों की निजता और सुरक्षा की हमेशा रक्षा करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या करने की खबरें अब किसी को चौंकाती नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अलग अलग कारणों से देश भर के किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र के किसानों की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 38% महाराष्ट्र के किसानों ने जान दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सबसे ज्यादा कमाई कृषि आधारित कारोबार पर टिकी है। इन सब की कमाई करोड़ों में है। मतलब कि सरकार चलाने के साथ साथ ये सब अपनी अपनी कंपनीज भी चलाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। लेकिन जिन किसानों की फसल पर इनका पूरा कारोबार टिका है, उन किसानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के 76% मंत्रियों ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी आय का प्रमुख साधन कृषि बताया। इन मंत्रियों और उनके परिजनों के अनुसार 161 कंपनीज दर्ज हैं, जिनमें 42% कंपनियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग और एग्रो ट्रेड जैसे काम करती हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी ही 1 दर्जन यानी 12 कंपनीज की मालकिन हैं। अजीत पवार इस मामले में सीएम से भी आगे हैं, जिनकी पत्नी 23 कंपनीज की मालकिन है। उनका बेटा 8 कंपनीज का मालिक है। छगन भुजबल की पत्नी और पुत्र के नाम पर 17 कंपनीज हैं, जो कि मोटा मुनाफा वसूल रही हैं। मंत्री अदिति तटकरे 12 कंपनीज की पूर्व डायरेक्टर हैं और फिलहाल 1 में सक्रिय हैं। मंत्री राजेश टोपे के नाम पर निजी 6 कंपनीज और पिता के नाम पर 2 कंपनीज, बच्चू कडू के नाम पर 4 कंपनीज, मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की पत्नी के नाम पर 1 और परिजनों के नाम पर 4 कंपनीज हैं। अनिल परब के नाम पर 4 और उनकी पत्नी के नाम पर 1 कंपनी। मंत्री विश्वजीत कदम के नाम पर 10 कंपनीज हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब राज्य सरकार में मंत्री कृषि क्षेत्र से खुद के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, तो आम किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? आखिर किसान जहर खाकर और फंदे से लटक कर मरने के लिए क्यों मजबूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए देश की 15 विपक्षी पार्टियां भले ही एक साथ दिख रही हों और कांग्रेस उनका नेतृत्व कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है
कि राहुल गांधी न तो ममता बनर्जी को पसंद हैं और न ही शरद पवार को। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद वाले ग्रुप 23 के नेताओं को तो पूरा गांधी परिवार ही पसंद नहीं है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल के डिनर में विपक्षी नेताओं के साथ खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई थी। जिस तरह से राहुल गांधी ने हाल के दिनों में विपक्ष की अगुवाई की है, उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस उन्हीं पर दांव लगाना चाहती है, मगर इससे तृणमूल कांग्रेस को दिक्कत है। ममता बनर्जी की पार्टी ने कई मौकों पर राहुल के नेतृत्व को लेकर अपनी बेरुखी इशारों में जाहिर की। राहुल के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने संसद तक मार्च किया तो भी टीएमसी के सांसद नहीं थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राहुल के नेतृत्व वाले किसी कार्यक्रम या गतिविधि से टीएमसी नदारद रही हो। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर बाद में बात होनी चाहिए, जब समन्वय और एजेंडा तय हो चुका हो। विपक्षी खेमे का पूरा ध्यान अभी एजेंडा सेट करने और एक कार्यक्रम तैयार करने पर है, जिसके जरिए खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में दिखाया जा सके। 2019 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद से ही विपक्ष छिन्न भिन्न था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकता में नई जान फूंकी। अब जब विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, जो टीएमसी की राहुल गांधी को लेकर हिचक और खुलकर सामने आ गई है। संसद मार्च से नदारद रहने को लेकर जब सवाल हुए तो टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम हर कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ऐसा संभव नहीं है। उन्हें हमें बताना होगा, हम अपने नेता से बात करेंगे, फिर तय करेंगे। हम हर मामले को मेरिट पर देखते हैं। हमारी नियत यह है कि हम विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नेता आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। टीएमसी लगातार उन कार्यक्रमों या बैठकों से कन्नी काट रही हैं जिनमें राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं। जंतर मंतर पर टीएमसी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के पहुंचने से काफी पहले ही पहुंच गए। पूछे जाने पर कहा कि जंतर मंतर पर किसानों से मिलने का हमारा कार्यक्रम पहले से तय था। मोदी शाह के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई के सवाल पर टीएमसी नेताओं ने कहा था, हम दोस्त हैं मगर हम आपसे आगे भी तो निकल सकते हैं। सौगत राय ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को खुद हराया। विपक्षी एकता में कांग्रेस की जरूरत है, मगर सारे फैसले वही नहीं कर सकती। साथ में योद्धा की तरह लड़ने के लिए उनका स्वागत है, मगर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चल सकता। विपक्षी दलों की एक बैठक 20 अगस्त को होने वाली है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी इस बैठक का नेतृत्व करेंगी। वर्चुअल मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा ममता, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, डीएमके, एमके स्टालिन समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। संसद में विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल एक साथ आने में कामयाब रहे। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदनों में सरकार को खासी परेशानी हुई। संसद की कार्यवाही को पंगु बनाने को विपक्ष एंटी बीजेपी ब्लॉक के खिलाफ जीत की तरह देख रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं विपक्षी एकता में ममता बनर्जी की ये अहम भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ट्विटर के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी में है और इसके लिए पार्टी अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। राहुल गांधी के बचाव में न सिर्फ कांग्रेस के नेता लगे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कोशिश कर रहे हैं। इसी चक्कर में पॉस्को एक्ट की ऐसी व्याख्या की जाने लगी है जिससे राहुल गांधी का बचाव किया जा सके। ट्विटर ने न सिर्फ राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया है, बल्कि कई कांग्रेस के नेताओं का अकाउंट भी लॉक कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ट्विटर ने उसके 5000 नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने कहा कि यह कार्रवाई पॉस्को एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई है। ट्विटर ने दिल्ली की अदालत में सूचना दी कि राहुल गांधी ने नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों की फोटो एक ट्वीट में शेयर करके ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन किया है। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रोफाइल फोटो में राहुल गांधी लिखकर ट्विटर का विरोध किया और उसे एक पक्षपाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताया। खुद राहुल गांधी ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए उस पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। हालांकि सिर्फ कांग्रेस नेता ही राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक किए जाने को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर की कार्रवाई के संबंध में नाबालिग पीड़ितों के लिए बनाए गए कानून को लेकर झूठी जानकारी दी। इंदिरा जयसिंह ने राहुल गांधी का
बचाव करते हुए लिखा कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर न करने का प्रावधान जीवित पीड़ित के लिए लागू होता है, न कि मृत पीड़ित के लिए। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने ट्विटर इंडिया, शशि थरूर और राहुल गांधी को टैग किया। अक्सर राष्ट्रहितों के विपरीत आचरण करने वाली और आतंकी एवं अर्बन नक्सल की सहायता करने वाली इंदिरा जयसिंह ने राहुल गांधी के बचाव में अपने ट्वीट में 2 बिंदुओं पर गुमराह करने का कार्य किया है। पहला यह कि कानून सिर्फ जीवित पीड़ितों की पहचान उजागर न करने के लिए प्रतिबद्ध है, और दूसरा यह कि अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसकी पहचान उजागर न करने से रोकने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हालांकि कानून इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 के अंतर्गत बच्चे की पहचान को किसी भी तरह के मीडिया में उजागर करने की मनाही है, और पॉस्को एक्ट 2012 की धारा 23 भी ऐसा करने से रोकती है। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जिस पहचान को उजागर करने को प्रतिबंधित किया गया है उसमें बच्चे का नाम, पता, परिवार की जानकारी, फोटो, स्कूल, पड़ोसी और अन्य ऐसी जानकारी जिससे बच्चे की पहचान सामने आती हो शामिल है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति है, लेकिन जब पीड़ित के हित के लिए ऐसा करना आवश्यक लगे और इसके लिए भी बोर्ड ऑफ कमिटी अनुमति प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि वह जब भी सत्ता से बाहर होती है तब उसके अंदरूनी झगड़े सड़क का तमाशा बनकर रह जाते हैं, और उसकी ये हालत उस पार्टी को सबसे ज्यादा रास आती है जो देश पर राज कर रही होती है। हुकूमत के सिंहासन से बेदखल होने के 7 साल बाद आज कांग्रेस की भी वही हालत है, और उसके नेताओं की ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर पॉलिटिक्स को देखकर आज अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वह सत्ताधारी बीजेपी। वजह यह कि कपिल सिब्बल ने अपनी डिनर पार्टी में कांग्रेस के नेतृत्व संकट पर दूसरी पार्टी के नेताओं को खुलकर कहने का मौका दिया। जाहिर है कि कई नेताओं ने सीधे सीधे गांधी परिवार पर निशाना साधा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2 देशों के प्रमुखों के बीच होने वाली बातचीत को एक नया नाम दिया, चाय पर चर्चा। हैरानी होती है कि उसका तोड़ निकालने और जवाब देने में इतना लंबा वक्त लगा। फिर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते जो ब्रेकफास्ट राजनीति का प्रयोग किया उसकी हवा कपिल सिब्बल ने डिनर पार्टी देकर निकाल दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वकालत की दुनिया से राजनीति में आने वाले कपिल सिब्बल को डिनर पॉलिटिक्स करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और 15 विपक्षी दलों के तकरीबन 4 दर्जन नेताओं को अपने घर बुलाने से उनको क्या हासिल हुआ। सिब्बल भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले उस ग्रुप 23 के अगुवाओं में से एक हैं, जिन्होंने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही पूरी ओवररोलिंग करने की आवाज उठाई थी। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने इस डिनर के जरिए गांधी परिवार को अपनी ताकत का एहसास कराने के साथ ही ये संदेश दिया है कि अब पार्टी में ग्रुप 23 के नेताओं से सलाह मशविरा किए बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि सिब्बल ने इस डिनर के तुरंत बाद ये सफाई दी कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और इस मीटिंग का मकसद अपने लोगों को ताकत दिखाना नहीं बल्कि समूचे विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करना था। सिब्बल की इस डिनर पॉलिटिक्स के अगले दिन खबर आई कि G23 के एक नेता का कहना है कि सभी विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश पर धावा बोल देना चाहिए और अखिलेश यादव को सपोर्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव ही बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं है। उसी कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सबको समाजवादी पार्टी का सहयोग करना चाहिए और चुनाव जीतने का यही एक तरीका भी है। निश्चित तौर पर ये सलाह तो कांग्रेस नेतृत्व के लिए ही है। उनके मुताबिक लक्ष्य बीजेपी को हराने का होना चाहिए, हमें वोटों को बंटने नहीं देना चाहिए, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और जिस पार्टी का भी उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में हो सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी 20 तारीख को तमाम विपक्षी नेताओं से मीटिंग के जरिए उस ताकत को बीजेपी के खिलाफ जो बड़ा हथियार बना रही है उसमें कितनी तेज धार होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।